नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन। केदारनाथ विधायक शीला रानी रावत को दी गई श्रद्धांजलि। अध्यक्ष ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा। गुरुवार को हंगामे के आसार। देहरादून में बीजेपी का सदस्यता महाअभियान। बैठक में राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा बैठक में रहे। मौजूद प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा 20 लाख सदस्यों का रखा गया लक्ष्य। उत्तराखंड में भारत बंद का देखा मिला जुला असर। SC ST के लोगों ने जगह जगह किए प्रदर्शन। दून में नहीं खुली मेडिकल की दुकानें। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर महायोगी पायलट बाबा का निधन। मुंबई के एक अस्पताल में ली अंतिम सांस। पार्थिव शरीर पहुंचा आश्रम। गुरुवार को दी जाएगी समाधि। मानसून की बारिश से पहाड़ों में तबाही। आज 6 जिलों में अलर्ट। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। हल्द्वानी में कई घरों में घुसा मलबा। जनजीवन अस्त व्यस्त। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र का आज पहला दिन है। सबसे पहले सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं आज सदन पटल पर 3 विधेयक पेश किए गए। सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत मंत्री व विधायक भराड़ीसैंण पहुंचे। लगभग 1.5 साल बाद सरकार के पहुंचने से भराड़ीसैंण में रौनक लौटी। 3 दिवसीय सत्र में प्रदेश सरकार की ओर से कल 5,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई विधेयक व प्रतिवेदन रिपोर्ट पटल पर रखी जाएंगी। गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन केदारनाथ की विधायक स्वर्गीय शीला रानी रावत और चंपावत के पूर्व विधायक स्वर्गीय कैलाश चंद्र गहतोड़ी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि स्वर्गीय शीला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में हमेशा उनके संघर्षों के साथ खड़ी रहीं। उनका चला जाना एक खालीपन दे गया है। उनका जाना एक अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय शीला रानी रावत एक प्रखर नेत्री थी जो हर किसी से बेहद आत्मीयता से मिलती थी। वे राज्य एवं क्षेत्र के मुद्दों को प्रभावशाली रूप से उठाती रहीं। उत्तराखंड भाजपा कमेटी संगठन को लगातार मजबूत करने का काम कर रही है और इसी क्रम में बुधवार को राजधानी देहरादून के निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन पूर्व सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार समेत भारी तादाद में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय कार्यशाला के बाद बुधवार को प्रदेश की कार्यशाला है। इसके बाद जिला स्तर की कार्यशाला चलाई जाएगी और 1 सितंबर से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार सदस्यता अभियान में 16 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम किया था। इस बार 20 लाख लोगों का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी सभी नेताओं और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व का आज से श्री गणेश राज्य के अंदर हो चुका है। हमारी प्रदेश कार्यशाला थी, हमारे प्रत्येक जनपद के सदस्यता के संयोजक सह संयोजक हमने आमंत्रित किए थे, जिले की टीम आई थी और अब कल से ही हमारी प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशाला प्रारंभ होंगी। बीजेपी जीरो से सदस्यता प्रारंभ करती है और आज हमारे प्रत्येक सदस्य दोबारा सदस्य बनेंगे और विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली बार से ज़्यादा सदस्यता हमारी उत्तराखंड राज्य के अंदर होगी। उत्तराखंड के गेटसेन में मानसून सत्र चल रहा है। वहीं कांग्रेस के विधायक भी सत्र के दौरान देशव्यापी ईडी कार्यालय के घेराव का समर्थन करते हुए दिखेंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के द्वारा ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए विधानसभा भवन के अंदर कांग्रेस के विधायकगण धरना प्रदर्शन और अनशन करेंगे। आपको बता दें कि सेबी प्रमुख के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस और विपक्ष सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच को पद से हटाए जाने की मुहिम छेड़ चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस 22 अगस्त को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करते हुए ईडी दफ्तरों का घेराव करेगी। निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम धरना भी देंगे, अनशन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर के हाल ही में दिए गए निर्णय के विरोध में आज भारत बंद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। हरिद्वार जिले में भी इस बंद के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए। SC, ST और OBC संगठन के साथ अन्य कई संगठनों ने बाइक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य राजनीतिक संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। हरिद्वार जिले में भी इस बंद के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। SC, ST के और OBC संगठनों के साथ अन्य कई संगठनों ने बाइक रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। न्यायालय के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी कि क्रीमी आरक्षण बंद होना चाहिए, तो जिसमें कि जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है और समाज के साथ जो पिछले 5000 वर्षों से या जो सदियों से जो होता चला आ रहा है, यदि उसके माध्यम से आप देखते हैं तो आरक्षण केवल एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें एक सपोर्ट दिया गया था उन पिछड़े दलितों को, गरीबों को जो खड़े नहीं हो सकते थे। तो ये चीज सदा चली आएंगी, चलती रहेंगी। इसमें संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये चीज एक विशेष व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, जनजाति और कृषि संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। हरिद्वार में भीम आर्मी के अलावा कई संगठनों ने इसका समर्थन भी किया है, जिसको देखते हुए हरिद्वार पुलिस अलग मोड़ पर है। और वहीं हरिद्वार SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को अलग मोड़ पर रखा गया। किसी भी तरह की कोई हिंसा न हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। मैं अमन चंदीवी हरिद्वार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर हाल ही में दिए गए निर्णय के विरोध में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य संगठनों द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। हरिद्वार जिले में भी इस बंद के तहत विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए। रुड़की में भी आरक्षण को लेकर खासकर SC समाज के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। भीम आर्मी के नेतृत्व में हाथों में नीला झंडा लेकर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही सरकार पर भी जुबानी हमले किए गए। वहीं पुलिस ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन न मानने पर पुलिस ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर लाठियां फटकार कर जाम खुलवाया, जिससे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की भीड़ तितर बितर हुई।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक हो जाएंगे। प्रदेश के अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने यह जानकारी मंगलवार को हाईकोर्ट में दी। इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु वहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा था कि प्रदेश में कब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न कर लिए जाएंगे। मंगलवार को अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत करवाया कि इस माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर से पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव 25 अक्टूबर तक हो जाएंगे। प्रदेश के अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने यह जानकारी मंगलवार को हाईकोर्ट में दी। इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु वहारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूर्व के आदेश के अनुपालन में निकाय चुनाव के कार्यक्रम के संबंध में जानकारी मांगी थी। पूर्व में कोर्ट ने सरकार से यह बताने को कहा था कि प्रदेश में कब तक राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी और निकाय चुनाव कब तक संपन्न करवा लिए जाएंगे। मंगलवार को अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को अवगत करवाया कि इस माह के अंतिम सप्ताह या सितंबर से पहले सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए धामी सरकार के द्वारा लोहाघाट के छमनिया चौड़ में लाखों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वहीं स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक बनाने का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। निर्माणादायी संस्था के अभियंता मनोज मेहता ने बताया कि सिंथेटिक ट्रैक प्रदेश के कुछ गिने चुने स्टेडियम में है, जिनमें से लोहाघाट स्टेडियम में लाखों रुपए की लागत का सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसके 4 चरण पूरे हो चुके हैं। जल्द स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मेहता ने कहा, ट्रैक बनने के बाद क्षेत्र के खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा, कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। वहीं सिंथेटिक ट्रैक बनने पर क्षेत्र के खेल प्रेमियों ने खुशी जताते हुए कहा कि खेल क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, स्टेडियम निर्माण के बाद जल्द ही महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। 400 मीटर का यहाँ पर सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है लोहाघाट में, और इसको हमारी कंपनी राइस गोयल कॉन्ट्रैक्टर्स बना रहे हैं। तो अभी इसका काम चौथे चरण में चल रहा है। इसमें एक्सक्यूवेशन का काम हो चुका है, GSB का काम हो चुका है इसमें, और अभी BMBC हो चुकी है। इसके बाद इसमें सिंथेटिक का काम रह जाएगा, टर्फ का काम। तो मतलब टाइम सर काफ़ी क्वालिटी मेंटेन की गई है, इसमें काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। मतलब क्वालिटी काफ़ी चेक हुई है इसकी हर चीज़ में। तो पहुँचेगा जी सर, यहाँ के एथलीट्स हो गए, यहाँ के जो प्लेयर हैं उनको काफ़ी इससे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे नेशनल लेवल के लिए खिलाड़ी काफ़ी अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे इसमें। उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला दूरस्थ डुमक गांव के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सड़क संबंधित समस्या पूरा न होने के चलते 21 दिन बीत जाने के बाद भी धरना जारी रहा। आपको बता दें कि डुमक गांव के स्थानीय ग्रामीण विगत 21 दिनों से लगातार अपने ही गांव में सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर के क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दौरान स्थानीय ग्रामीण शासन और प्रशासन सड़क संबंधित विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। आज कार्मिक उपवास के 21वां दिन भी जारी रहा और विभाग PMJSY के लगातार झूठे आश्वासन से आंदोलित जनता त्रस्त होकर के उग्र आंदोलन के बाध्य हो चुकी है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन व PMJSY विभाग की होगी। हमारे धरना का
21वां दिन आज जारी है, जो कर्मी उपवास 11 अगस्त से शुरू है और अभी शासन प्रशासन से हमें कोई ठोस निर्णय नहीं मिल रहा है, जिसे हम उग्र आंदोलन, यदि सरकार ने हमें 26 तारीख तक ठोस निर्णय नहीं दिया तो हम आगे जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेंगे। जूना अखाड़े के दिवंगत महामंडलेश्वर पायलट बाबा का पार्थिव शरीर आज हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित उनके आश्रम पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में जमा हुए साधु संत और पायलट बाबा के शिष्यों ने उनको श्रद्धांजलि दी। पायलट बाबा का शव पहुंचने पर उनके समर्थक और शिष्य काफी भावुक नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ लाए गए शव को आज शिष्यों के दर्शनों के लिए रखा गया। कल पायलट बाबा को भू समाधि दी जाएगी। आपको बता दें कि मंगलवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में पायलट बाबा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जो राष्ट्र से लेकर चीन का आपको पता है कि वो जो है चीन के युद्ध में भी थे और देश के मतलब जो है 3-3 महीना जल में, हिमालय में जल में समाधि लगाना, भूमि में समाधि लगाना, ध्यान केंद्र में रहना, तो ऐसे कभी कभी दुर्लभ ऐसे महापुरुषों का कभी कभी अकल्पनीय अवतार होता है, जिसकी क्षति के बारे में तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो तो भगवान दत्तात्रेय से, महादेव से, कैलाशवासी से प्रार्थना करते हैं कि पुणे महाराज अपने चरणों में उनको स्थान देने के बाद, उनको मुक्ति देने के बाद फिर अपने अंश में उनका अवतार करें, जिसे सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। उनकी जरूरत थी और है, रहेगी। उत्तराखंड में देर रात हुई बारिश कई लोगों पर आफत बनकर टूटी। जहां नैनीताल जिले के अलग अलग क्षेत्र में कई वाहन उफनते नालों में बह गए, तो वहीं कोटा वाग क्षेत्र में एक बाइक सवार की बरसाती नाले में बहने से मौत भी हो गई। वहीं नैनीताल जिले के रामनगर में देर रात की बारिश आफत बनकर टूटी, जहां बारिश के चलते गौशाला की छत टूट गई, जिसमें गौशाला के अंदर रह रहे 5 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि रामनगर विकासखंड के अंतर्गत करनपुर गांव में तेज बारिश के कारण एक गौशाला की छत गिर गई, जिसमें 5 मवेशियों की दबकर मौत हो गई। गौशाला स्वामी अभिमन्यु डगवाल ने बताया कि देर रात तेज बारिश होने के कारण गौशाला की छत अचानक से गिर गई। इस दौरान गौशाला में बंधे 5 मवेशियों की छत के गिरने से दबकर मौत हुई। उन्होंने बताया छत गिरने से 6 से 8 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं मामले में एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि घटना में सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की है। जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रात मेरी कथा अराउंड 3 बजे के करीब लिंटर गिरने से और 5 जानवर मरे हैं इसमें गाँव में। नुकसान कम से कम 7 या 8 लाख रुपए का नुकसान है। लिंटर और जानवर 5 जानवर को मिला। हम अभी मौके पे गए हैं, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि 5 जो मवेशी हैं वो दबने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें जांच करके निवांसर मुआवजा प्रस्तुत किया जाए। खबर उधम सिंह नगर के जनपद जसपुर नगर से है, जहां पर किलकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा। 24 वर्षीय महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान उसके परिजनों ने किलकारी अस्पताल में भर्ती करवाया था। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान गलत इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। मरीज की गंभीर हालत बताते हुए काशीपुर सहोता चिकित्सालय में भर्ती कराने की कहते हुए रेफर कर दिया गया। परिजनों को संदेह उस वक्त हुआ जब रेफर के नाम पर हॉस्पिटल द्वारा मरीज को काशीपुर सहोता चिकित्सालय न ले जाकर सरकारी चिकित्सालय में छोड़ा। जसपुर चिकित्सालय में तैनात इमरजेंसी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया गया। मृतक महिला के परिजनों का बुरा हाल है। मैं जसपुर से दूसरी बार मेरी बाइक जो है ना प्रेगनेंट थी, उसे हम दिखाने के लिए किलकारी हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पर ले जाने के बाद 10-11 बजे तक लेके गए हैं, तो 12 बजे तक घरवाली हमारी ठीक। ले जाने के बाद फिर उसे अंदर लेके गए, ट्रीटमेंट के ऐसा दिया है इंजेक्शन वगैरह। उसमें जो है हमारी बाइक जो है झटका लेगा, तो उसमें कुछ बचा नहीं है। फिर वो एम्बुलेंस को बुलाया सरोवर से, फिर उसे बुलाने के बाद वो बोले थे इन्हें वहाँ ले जाओ। वहाँ नहीं ले जाने की बजाय हमने सरकारी अस्पताल में छोड़ दिया है उन लोगों को। हॉस्पिटल
साफ हो रही थी, सफाई कराने गई थी, अच्छी खासी गई थी, ठीक ठाक। 1-1.5 घंटे के बाद देखा है इसे और बैठे रहिए हम जब तक पानी होने के आया, बाथरूम को भी गई, सब बात ठीक थी, बस इंजेक्शन लगाया है उन्होंने, फिर उसके बाद आवाज़ नहीं आई, ना हमें किसी को अंदर लिया। हम मालूम कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, बस ऐसे कह रही हूँ। इन्होंने चीन करके फिर आवाज़ नहीं निकली इसकी बिल्कुल भी। इंजेक्शन हम मालूम कर रहे हैं तो बता दें, ना मैं अंदर जान दिया, एक लड़की थी जो कि प्रेग्नेंट, परिवार वालों के मुताबिक वो प्रेग्नेंट थी, 4 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिसको ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी, शायद किसी कारणवश वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, तो उसको आगे इलाज के लिए अस्पताल में लेके गए थे, जिसके दौरान परिवार वालों का कहना यह है कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हमारे पास लगभग 3 बजे के टाइम है, हमने उसको चेक किया पूरा अच्छे से, उसका बीपी वगैरह कुछ नहीं था, बीपी नहीं था, पल्स नहीं थी और पुतली भी उसकी फैली हुई थी। पुतली फैली हुई का मतलब है मृत्यु हुए लगभग आधे घंटे से पहले, आधे घंटे से ज़्यादा ही। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने मूल निवास 1950 स्थायी राजधानी गेरसेन और भू कानून की मांग को लेकर गेरसेन रामलीला परिसर में उपवास किया। इस मौके पर समिति के संयोजक सहित अन्य लोग उपवास पर बैठे रहे। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के केंद्रीय संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में सरकार को मूल निवास 1950 स्थायी राजधानी गेरसेन और मजबूत भू कानून का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए इन सभी मुद्दों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की टीम गैरसैंण में उपवास पर बैठी है। हमारे मुख्य मुद्दे मूल निवास, मजबूत भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर है। हमारी सरकार से मांग है विधानसभा सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों के प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किए जाएं। ये हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं, लगातार सड़कों पर इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कल विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा कूच करेंगे। इसके लिए हम तमाम तरह की तैयारियां हमने पूरी कर दी है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।